जहां लेबनान पर इसराइल का हवाई हमला, इजरायली हमलों से दहला बेरूत। बेरूत के दक्षिण में इसराइल ने 17 हमले किए। बाचोरा इलाके में इजरायली सेना का हमला, इजरायली हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए एक बार फिर से इसराइल ने हमला किया है। बेरूत के दक्षिण में इसराइल ने हमला किया है, 17 हमले किए हैं और बाचोरा इलाके में इजरायली सेना का हमला देखने को मिला, जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई है। यानी कि अब इसराइल एक्शन में नजर आ रहा है, एक एक कर सभी को निशाना बना रहा है। पहले हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया और अब लेबनान में लगातार हमले जारी है इसराइल की ओर से। इजरायली हमलों से पूरा बेरूत दहल गया। बेरूत के दक्षिण में इसराइल ने 17 हमले किए। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऐसे में देखना होगा अब अगला कदम इसराइल का क्या होने वाला है। अब क्या कुछ एक्शन लेता हुआ इसराइल नजर आ सकता है? क्या लेबनान के बाद ईरान की बारी है? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेबनान पर इसराइल का हवाई हमला, इजरायली हमलों से पूरा बेरूत दहल उठा, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। बेरूत के दक्षिण में इसराइल ने करीब 17 हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत हो गई है, तो एक एक कर इजराइल सभी को निशाना बना रहा है। और उसके बाद से, जब से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से ही अब सबको लग रहा है कि इजराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन ये बड़ी जानकारी, जहां पूरा बेरूत दहल उठा है इजराइल के हमले से। तो लेबनान के बेरूत में इजराइल ने हमला किया, जिसमें कई लोगों की मौत बताई जा रही है। करीब 17 हमले इजराइल के द्वारा किए गए हैं। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला लगातार जारी है। इजराइल का ऐलान, अब होगा काम तमाम। तो देखिए, इजराइल की ओर से लगातार बयान सामने आ रही हैं। कल भी हमने देखा था ईरान को लेकर लगातार इजराइल बयान दे रहा था, और आज ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इजराइल ने लेबनान के बेरूत में हमला किया है। करीब 17 हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं इजराइल लेबनान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। हसन नसरल्लाह का दामाद मारा गया। दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। इजराइल के हवाई हमले में मारा गया अल कासिर। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां हिजबुल्लाह को लगातार निशाना बनाता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। और इस हमले में देखिए, नसरल्लाह का दामाद मारा गया। दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। इजराइल के हवाई हमले में अल कासिर मारा गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इजराइल लेबनान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां ये युद्ध लगातार चल रहा है। और सवाल ये कि शांति कब स्थापित होगी, कब इस युद्ध की रुकावट होगी। लेकिन ये युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान में एक एक कर सभी को निशाना बनाता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। इजराइल के हवाई हमले में अल कासिर मारा गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इजराइल लेबनान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर देखिए, इजराइल की ओर से लेबनान पर लगातार बमबारी जारी है। तबाही नजर आ रही है लेबनान पर। और अब हसन नसरल्लाह का दामाद मारा गया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। इजराइल के हवाई हमले में अल कासिर मारा गया है। तो जिस तरीके से इजराइल ने बोला था कि हिजबुल्लाह का खात्मा करके रहेगा, और उसी की ओर इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है। एक एक कर हिजबुल्लाह के सभी लोगों का नामो निशान मिटाता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। और इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी
संजीव जी, जिस तरीके से अब इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेबनान पर लगातार हमले जारी है, इजराइल का अब अगला कदम क्या हो सकता है? क्या अगला हमला ईरान पर? देखिए, ईरान के द्वारा ये जो इजराइल पर जो किया गया एक लार्ज स्केल मिसाइल अटैक, जिसमें कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स शामिल थी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल थी, उसको इजराइल निसंदेह रिस्पॉन्ड करेगा जी। लेकिन ये जो इजराइल का जो रिस्पांस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड होगा और इजराइल इसको अपने चूजिंग के अनुसार अपने अनुसार वो निश्चित करेगा कि वो किस समय पर और किस जगह पर उसको हमला ये करना है। ये हमला कोवर्ट हो सकता है, एक इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत कोवर्ट तरीके से भी हो सकता है और कोई सीधी सीधी जो ओपन कार्रवाई होती है वो भी किया जा सकता है। और इस हमले की जद में जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो आ सकते हैं। इस हमले की जद में जो ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो आ सकती हैं और जाहिर है कि उसके जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वो इजराइल के हमले की जद में आ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल उसे रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अब वो किस समय करेगा और कब करेगा उसके लिए अब आगे देखना होगा। लेकिन जहां तक हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न है, तो जैसा कि आपने स्वयं दिखाया, बताया कि ये जो कार्रवाई है लगातार जारी है और इजराइल की जो आतंकवाद के विरुद्ध उसका जो युद्ध है, जो कि उसने 7 अक्टूबर को पिछले वर्ष शुरू किया था जब हमास ने उसके ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, तो उसके बाद से ये युद्ध लगातार जारी है और हमास के समर्थन में ही हिजबुल्ला भी हमले जिस तरह से करता रहा। अब हिजबुल्ला को नेस्तनाबूद करने के लिए और उसको पूरी तरह से कमजोर करने के लिए इजराइल की सेनाएं सदर्न लेबनान में घुस चुकी है। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल की सेनाओं को कुछ कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा है। 8 सैनिक इजराइल के भी सदर्न लेबनान में उन्होंने शहादत दी है। तो ऐसे में जो इजराइल का जो आने वाले समय में हिजबुल्ला के विरुद्ध जो ऑपरेशन है वो और अधिक तेज होगा और अधिक बेहतर रणनीति के साथ इजराइल हिजबुल्ला को कमजोर करने के लिए, उसे डिफीट करने के लिए आगे बढ़ेगा। हूती के ऊपर भी इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला का एक बार ऑपरेशन समाप्त हो जाने के बाद हूती निसंदेह इजराइल का अगला निशाना होगा। तो ये माना जाए कि हूती अगला निशाना होगा, यानी कि ईरान से पहले हूती पर हमला? हूती पर ऑलरेडी हमले इजराइल ने करने शुरू कर दिए हैं और लेकिन अभी वर्तमान समय में इजराइल डिफेंस फोर्सेस का जो फोकस है वो हिजबुल्ला है और सदर्न लेबनान में जो इजराइल के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके दो तात्कालिक कारण हैं। मैं अवश्य ये बताना चाहूंगा। पहला ये कि जो सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल की जो सीमा है वहां पर उस माध्यम से ये जो हिजबुल्ला के आतंकी हैं कोई 7 अक्टूबर जैसा हमला इजराइल के अंदर न कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए इजराइल सदर्न लेबनान को एक सेफ जोन के रूप में विकसित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। सदर्न लेबनान वही क्षेत्र है जहां पर इजराइल ने 1982 से सन 2000 तक अपने ऑक्यूपेशन को उसने कर रखा था। 2000 के बाद से इजराइल की सेनाएं वहां से हट गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से हिजबुल्ला ने फिर से एक बड़े हमले करने शुरू किए हैं इजराइल के ऊपर, तो अब इजराइल अपने नॉर्दर्न जो इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में आप जानते हैं कि वहां से 60,000 से 80,000 के लगभग के इजरायली नागरिक इंटरनली डिस्प्लेस्ड होकर के नॉर्दर्न इजराइल छोड़ करके अन्य इजराइल के इलाकों में चले गए, तो उनको अपने घरों में वापस बुलाना उसकी प्रायोरिटी है। और सदर्न लेबनान में जो हिजबुल्ला का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टनल्स हैं, अनेक तरीके के हथियारों के जखीरे हैं, उनको समाप्त करना ताकि हिजबुल्ला सदर्न लेबनान से नॉर्दर्न इजराइल के अंदर कोई 7 अक्टूबर जैसा आतंकी हमला न कर सके, इसको इजराइल सुनिश्चित करने के लिए ये मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। लगातार जो हमले किए गए हैं इजराइल की ओर से लेबनान पर, हिजबुल्ला पर, टॉप के लीडर्स मारे गए हैं, हिजबुल्ला के चीफ मारा गया है नसरल्ला। ऐसे में ये माना जाए कि अब हिजबुल्ला लगभग खत्म है? नहीं, ये मानना अभी जल्दबाजी होगी। और हिजबुल्ला आप जानते हैं कि विश्व का सबसे अधिक वेपनाइज्ड आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन की टॉप लीडरशिप अवश्य एलिमिनेट की गई है। हसन नसरुल्ला जो उसका मुख्य करता धरता था, उसको इजराइल ने एलिमिनेट किया है और एक बड़ी सफलता हासिल की है। उसके साथ साथ कुछ अन्य टॉप
जो कमांडर्स जो कि उस समय मीटिंग में मौजूद थे हसन नसरल्लाह के साथ, वो भी मारे गए हैं। एक ईरानियन जनरल भी मारा गया है। लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह के अनेक कमांडर्स हैं जो कि लेबनान के अनेक इलाकों में हैं और टनल्स में वो संभव छुपे हुए हैं। हमास की तरह से हिजबुल्लाह ने भी लेबनान में टनल्स का एक बड़ा जाल बिछा रखा है और उन टनल्स के अंदर ये हथियारों को भी छुपा के रखते हैं और स्वयं भी उसमें छुप करके रहते हैं। तो ये जो हिजबुल्लाह है ये अभी भी एक पोटेंशियली काफी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है और इसको समाप्त करना इजराइल के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। और लेकिन इजराइल उसको सब्सटेंशियल डैमेज करने के लिए और उसको अंदर से एकदम कमजोर और खोखला कर देने के लिए संकल्पबद्ध है ताकि वो 7 अक्टूबर जैसा कोई साजिश न रच सके। तो हिजबुल्लाह जाहिर है कि उसकी नई लीडरशिप रिप्लेस करेगी और नए नामों का वो धीरे धीरे अनाउंस करेंगे और जाहिर है कि जो हिजबुल्लाह एक अभी भी एक पोटेंशियली काफी ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर सर अमेरिका का भी बयान सामने आ गया है। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तब अमेरिका ने कहा था हम इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे में ये माना जाए कि अब इजराइल परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा ईरान के? नहीं, देखिए इसको इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल के साथ पहले तो पूरी तरीके से खड़ा है और इजराइल ने अभी जो ऑपरेशन किया जिसमें हसन नसरल्लाह मारा गया और उसको लेकर के अमेरिका ने इजराइल को पूरा अपना सपोर्ट दिया और उस हमले को कहा बिल्कुल उसको इंडोर्स किया और ये कहा कि हसन नसरल्लाह एक आतंकी था, उसका मारा जाना आतंकवाद के ऊपर जो लड़ाई चल रही है उसमें एक विजय है और अमेरिका ने उसे पूरा अपना समर्थन दिया। और अभी जब ईरान ने बदले की कार्रवाई करते हुए इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया तो अमेरिका ने उसे कंडेम किया और स्वयं इतना ही नहीं कि उसने स्वयं कंडेम किया हो, बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने तो ये कहा कि विश्व के सारे राष्ट्रों को इसे कंडेम करना चाहिए। तो ये जो अमेरिका का जो इजराइल के साथ जो कमिटमेंट है, उनके साथ जो गहरे संबंध है वो आयरन क्लॉड है, अनशेकेबल है, स्टेट फास्ट है और वो जैसे कि वो सब इस्तेमाल करते हैं और वो जो है मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं से भी कोई कमी आएगी, चाहे अमेरिका में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना हो। आज डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है और जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, इस समय आप देख ही रहे हैं कितना समर्थन मिल रहा है। यदि रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनती है, डोनाल्ड ट्रंप यदि सत्ता में आते हैं तो भी उनका तो अप्रोच इजराइल के प्रति और कहीं ज्यादा सशक्त और गहरा है। तो ये अमेरिका का जो सपोर्ट है वो इजराइल को लगातार जारी रहेगा। लेकिन अमेरिका इस बात को भी इंश्योर करना चाहता है कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो, ये युद्ध कोई क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो अमेरिका आप जानते हैं कि पहले से ही रशिया यूक्रेन युद्ध में परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व है और एक नया अगर युद्ध मिडिल ईस्ट रीजन में छिड़ जाता है और यदि ईरान और इजराइल के बीच में कोई डायरेक्ट वॉर छिड़ जाता है तो आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि अमेरिका को भी सीधे खुले तौर पर मैदान में उतरना पड़ेगा और अमेरिका नहीं चाहता कि वो इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन हो और उसको सीधा कोई मैदान में आना पड़े। तो इसी वजह से अमेरिका इस बात को लेकर के सतर्क है और इस बात की सलाह दे रहा है कि ऐसे मेजर्स इजराइल को लेने चाहिए ताकि ईरान को वो क्षति भी पहुंचाए और ईरान को रिस्पॉन्ड भी करे, लेकिन उसका ऐसा रिस्पांस हो कि उसका कोई रीजनल एस्केलेशन, कोई बड़े स्तर का एस्केलेशन ना हो जिससे कि कोई क्षेत्रीय युद्ध न छिड़े। इस बात को भी अमेरिका बिल्कुल सर, देखना होगा कि अब आने वाले समय में युद्ध की क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस पर और भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो कि दर्शकों को बता दें। ईरान के हमलों के बाद G7 की आपात बैठक, इटली की पीएम ने G7 की आपात बैठक बुलाई है। कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है और संघर्ष किसी के हित में नहीं है, तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां G7 की बैठक बुलाई गई है और इसी के साथ संघर्ष किसी के हित में नहीं है, ये तमाम बयान अब दिए जा रहे हैं। देखिए, शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश यहां पर बाकी देशों के जरिए की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि इस युद्ध में शांति स्थापित होती है या फिर नहीं। और इसी बीच एक और जानकारी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान, ईरान पर कुछ और प्रतिबंध लगाएंगे, इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, पीएम नेतन्याहू से जल्द बात करेंगे, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले
ना हो, परमाणु ठिकाने पर हमले का समर्थन नहीं है, बातचीत के जरिए विवाद का हल हो। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए अमेरिका की तरफ से बयान लगातार सामने आ रहा है। एक तरफ जहां वो इस्राएल का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। संजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, बातचीत के जरिए विवाद का हल हो सकता है, अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया है। क्या लग रहा है, इस पर इजरायल अमल करेगा या नहीं करेगा? बातचीत करने की कोशिश होगी या नहीं होगी? देखिए, अमेरिका की तरफ से ये जो बयान है ये अवश्य दिया गया है और अमेरिका इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि इजराइल को तो अपनी आत्मरक्षा का अधिकार अवश्य है। इजराइल को आतंकवाद के विरुद्ध उसकी लड़ाई करने का जो उसका इम्पेरेटिव है वो उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो, कोई क्षेत्रीय युद्ध न हो जाए। अभी तक ये युद्ध एक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में लड़ा जा रहा है। इजराइल एक स्टेट एक्टर है और जो हिजबुल्लाह, हूती, हमास ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और इनके बीच में ये सीधा ओपन वॉर चल रही है। लेकिन जहां तक ईरान और इजराइल के बीच का प्रश्न है तो ये अभी भी इसमें युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। हमले जरूर किए गए हैं लेकिन ये अभी भी एक फुल ब्लोन वॉर में नहीं बदला है। लेकिन और अमेरिका ये चाहता है कि ये फुल ब्लोन वॉर में न बदले तो अच्छा होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो अमेरिका को भी मैदान में उतरना पड़ेगा और इजराइल के विरुद्ध सीधा युद्ध लड़ना पड़ेगा, जो कि अमेरिका ऐसा नहीं करना चाहता। और इसका जो बहुत ही गंभीर जो परिणाम है वो विश्व की एनर्जी सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट रीजन में आई हुई अस्थिरता पूरे विश्व में जो ऊर्जा का जो संकट है उसको पैदा करेगी, मुद्रास्फीति के संकट को पैदा करेगी। इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होंगे, बहुत ही सीवियर ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं यदि युद्ध छिड़ता है। तो इसी वजह से अमेरिका भी नहीं चाहता कि वो अभी इसका रीजनल एस्केलेशन हो। एक पहले से ही युद्ध चल रहा है, आप जानते हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध, और इसके बाद यदि यहाँ पे युद्ध शुरू हो जाता है तो अमेरिका के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी। इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि इजराइल को कार्रवाई करने का हक है, लेकिन ये जो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि इससे ईरान को रिस्पांस भी मिल जाए, ईरान को बेफिटिंग रिस्पांस भी मिल जाए, लेकिन इसका कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो। और यदि कोई बड़ा हमला, जैसे कोई परमाणु ठिकानों इत्यादि पर अगर हमला होता है तो इसके रीजनल एस्केलेशन के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे या उसका रीजनल एस्केलेशन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तो अमेरिका इस बात को चाहता है कि इजराइल का जो रिस्पांस हो वो एक लिमिटेड हो और एक ऐसा रिस्पांस हो कि इजराइल को ईरान को मैसेज भी चला जाए कि इजराइल के ऊपर हमला करने का क्या अंजाम हो सकता है और उसका रीजनल एस्केलेशन भी ना हो। जी सर, आप G7 की बैठक को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर शांति स्थापित करने की कोशिश बाकी देशों की ओर से की जा रही है। क्या लग रहा है इस बैठक का असर होगा? देखिए, G7 एक बेहद शक्तिशाली और विश्व के 7 बड़े औद्योगिक राष्ट्रों का, लोकतांत्रिक राष्ट्रों का, शक्तिशाली राष्ट्रों का संगठन है और उसकी आवाज को विश्व में जाहिर है कि गंभीरता के साथ लिया जाता है। लेकिन G7 के द्वारा जो भी ये बयान दिए जा रहे हैं उसका ग्राउंड पे अभी कोई बड़ा इम्पैक्ट मैं होते हुए नहीं देखता, क्योंकि अभी भी तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान ने एक बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया है, इजराइल उसे रिस्पॉन्ड करने की तैयारी कर रहा है और दोनों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, गहरा है कि अभी कोई संवाद की बातचीत का जो की संभावना अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई देती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र और G7 जैसे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को इस बात का प्रयास करना होगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनको बातचीत करने के लिए प्रेरित करें और उनको इस बात के लिए चेतावनी भी दें, सलाह भी दें कि वो इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन न करें, कोई क्षेत्रीय युद्ध में न इसको ले जाए, और यही अच्छा होगा। तो G7 अपनी एक धैर्य रखने की और एक ऐसी भूमिका में वर्तमान समय में दिखाई देता है इस बयान के माध्यम से कि वो दोनों पार्टीज को संयम बरतने की सलाह दे रहा है और इसका रीजनल एस्केलेशन ना हो, इसको लेकर के G7 ऑब्वियसली चिंतित भी है। जी
सर, जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसके बाद ईरान अब ये दावा कर रहा है कि हमने 90% बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ऐसे में ईरान कह रहा है कि हमने बहुत नुकसान किया है इजराइल का। तो यहां पर समझ नहीं आ रहा है कि इजराइल का नुकसान हुआ है या फिर ईरान की जितनी बैलिस्टिक मिसाइल थी वो हवा में ही खत्म हो गई है। मतलब क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या अब इजराइल इतना सक्षम पूरी तरीके से हो गया है कि अब पूरी युद्ध की उसने तैयारी कर ली है और ये आत्मविश्वास उसके हमले में नजर भी आ रहा है? सर देखिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, जो कि आवाज की गति से 5 गुना तेज ट्रेवल करती हैं और बहुत ही क्विक समय में वो हमला कर सकती है। और ईरान ने अभी इस हमले में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया है। जो अप्रैल में ईरान ने हमला किया था उसमें उसने ड्रोन्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल किया था, लेकिन इस हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि जाहिर है कि एक बड़ा ये हमला था, एक सीरियस जो अटैक था। लेकिन ऐसा लगता है अभी तो जो तथ्य सामने आए हैं कि ये जो हमला, इस हमले को रोकने में जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसमें कि एरो 2, एरो 3, जो डेविड स्लिंग्स और आयरन डोम का जो इजराइल का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने अच्छा काम किया है और इस हमले को रोकने में बड़ी सफलता पाई है। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को भी तैनात कर रखा है। फाइटर जेट्स भी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के थे और अमेरिका के जो बेसिस हैं वो भी एक्टिव हुए जॉर्डन इत्यादि में। और अमेरिका ने भी इस तरह के हमले को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और अमेरिका और इजराइल के संयुक्त प्रयासों की वजह से और कुछ अन्य देशों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया है इजराइल के ऊपर इस हमले को रोकने में। और उन देशों का नाम अभी उजागर नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी उसके बारे में भी तथ्य सामने आ जाएंगे। तो ये जो हमला है लार्जली ये विफल साबित हुआ है। इसने कोई बड़ी कैजुअलिटीज नहीं की हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है। किसी एक वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी नागरिक के मारे जाने की खबर है, उसके अलावा कोई ह्यूमन कैजुअलिटी की कोई रिपोर्ट्स नहीं है जी। और ईरान का ये जो हमला है, इसके बारे में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि ईरान ने ये जो हमला किया है उसमें ईरान ने जो इजराइल के जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उसके ऊपर टारगेट किया और मोसाद के हेडक्वार्टर्स के पास भी एक मिसाइल गिरने की खबर आई है। और जाहिर है कि ईरान का ये जो हमला था वो ये मैसेज देने के लिए ज्यादा दिखाई देता है कि ईरान भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, ईरान भी इजराइल के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। जिस तरीके से इजराइल ने हाल के समय में ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर उसके एक स्टेट गेस्ट इस्माइल हनिया, जो कि हमास का चीफ था, उसको एलिमिनेट किया। फिर हसन नसरुल्लाह जो ईरान का एलाई था उसको एलिमिनेट किया। लगातार जो है ईरान की तरफ से ईरान के ऊपर इजराइल की जो कार्रवाइयां हैं वो जारी थी। तो ऐसे में ईरान को अपनी जनता को भी दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, उसने ये कार्रवाई की। लेकिन ईरान का जो लक्ष्य है इस हमले के पीछे किसी लार्ज स्केल सिविलियन कैजुअलिटी को कराने का नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो मिसाइलें जहां जहां टारगेट की गई वो मिलिट्री बेसिस पे, मोसाद के हेडक्वार्टर्स पे जो टारगेट की गई। जो आम जन जहां पे बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं उन इलाकों में ऐसा लगता है कि ईरान जो है इन मिसाइलों को दागने से और उनको लॉन्च करने से बचा है। बिल्कुल सर, और ईरान की तरफ से बयान भी सामने आया था कि आत्मरक्षा के लिए हमला किया गया है क्योंकि सुरक्षा का अधिकार है ईरान के पास। ऐसे में देखना होगा कि अब आने वाले समय में युद्ध की क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस